हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल @जरूरी सवाल। आरक्षण के मुद्दे पर अनेक विद्यार्थी ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर देने के लिए आपके पास जरूरी आंकड़े होने चाहिए। ऐसे आंकड़े जिनके बिना हम सही बात से बहुत दूर रह जाते हैं, लेकिन हमें लगता ऐसा है जैसे हम सही बात के करीब हैं। आरक्षण के बारे में जिस तरह की बातें डिपार्टमेंट में विद्यार्थी कहते हैं, उसी तरह की बातें कुछ रिश्तेदार भी कहते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों में तर्क करने की सामर्थ्य विकसित नहीं कर पा रही है। ज़्यादातर विद्यार्थियों की बातों का आधार तर्क और आंकड़े नहीं होते, बल्कि उनकी जातीय पृष्ठभूमि होती है, और शायद उनकी जातीय पृष्ठभूमि उन्हें तर्क और आंकड़ों के करीब नहीं जाने देती। ऐसा लगता है कि उनके विवेक पर उनकी भावनाएं नियंत्रण कर लेती हैं। कुछ विद्यार्थी और कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि सारी नौकरियां तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने ले ली हैं, और इसके लिए वे अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण को जिम्मेदार मानते हैं। कि अफर्मेटिव एक्शन पर बात करते समय वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि सवर्णों को जाति के आधार पर मिले 10% के आरक्षण पर बात नहीं होनी चाहिए। उनकी कोशिश यह भी होती है कि संवैधानिक प्रावधानों के बाहर मिलने वाले अघोषित और सदियों पुराने आरक्षण पर भी बात नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए आश्वस्त हो जाने के बाद वह देश की तमाम समस्याओं के लिए आसानी से आरक्षण को जिम्मेदार मान लेते हैं। हालांकि उन विद्यार्थियों और रिश्तेदारों में से ऐसे अनेक होंगे जो किसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के पड़ोसी बनना पसंद नहीं करेंगे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इंटरकास्ट मैरिज पर नाक भौं सिकोड़ेंगे और जमाने के बिगड़ जाने को कोसेंगे। उन विद्यार्थियों और रिश्तेदारों में से ऐसे अनेक हैं जो जाति के आधार पर किसी भी तरह के भाईचारे को नकारते हैं, और इस तरह भारत के संविधान के एक बेसिक प्रिंसिपल फ्रेटर्निटी पर भरोसा ही नहीं करते। लेकिन भारत की हर समस्या के लिए वे अफर्मेटिव एक्शन को जिम्मेदार मान लेते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं होती कि देश में कुल कितनी नौकरियां हैं और उनमें से आरक्षित नौकरियां कितनी हैं। उन लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि जिन नौकरियों में अफर्मेटिव एक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, उन नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की हिस्सेदारी कितनी है। जहां अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, वहां उनकी कोई हिस्सेदारी है भी या नहीं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग चालाक भी होते हैं जो जानते हैं कि सही जगह पर उंगली रखना क्या होता है, लेकिन वो इस सही जगह पर उंगली रखने से डरते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने के प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग आरक्षण और उससे होने वाले नुकसान पर इस विश्वास के साथ बात करते हैं जैसे वे इस विषय की गहरी जानकारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे प्रमाण या आंकड़े मांगो, उनमें से अधिकांश लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि आंकड़ों की अनुपस्थिति में ऐसे किसी भी विषय पर तर्कसंगत बात कर पाना नामुमकिन भले ही ना हो, लेकिन मुश्किल जरूर है। अनेक बार मैं खुद ऐसी मुश्किलों में पड़ चुका हूं। मूर्खता अक्सर अतिविश्वास को जन्म देती है, जबकि समझदारी अतिविश्वास की भावना पर रोक लगाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी जन्म तिथि तक का पता नहीं होता। वे मुगलों के इतिहास पर अतिविश्वास के साथ बात करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अफर्मेटिव एक्शन पर बात करते हुए नजर आ जाएंगे। इस वीडियो के लिए मैंने 5 सवाल तैयार किए हैं। वे 5 सवाल इस प्रकार हैं। पहला, भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं? सरकारी से मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली कुल नौकरियां। दूसरा सवाल, भारत में उपलब्ध कुल नौकरियों में से कितनी नौकरियां शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित हैं? कुल नौकरियों में सरकारी नौकरियों की कुल हिस्सेदारी की जानकारी से अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण को समझने में क्या मदद मिलती है? चौथा सवाल, आरक्षण से काम की एफिशिएंसी और क्वालिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है या सकारात्मक? क्या भारत में आरक्षण और काम की एफिशिएंसी और क्वालिटी के बीच रिश्ते को समझने के लिए अध्ययन हुए हैं? अब मैं बहुत संक्षेप में इन 5 सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल यह है कि भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं, और दूसरा सवाल यह है
कि कुल नौकरियों में से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियां कितनी हैं? मैं इन दोनों सवालों का उत्तर एक साथ देने की कोशिश करूंगा। मार्च 2024 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 अप्रैल 2024 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 15 से 64 साल की आयु वर्ग के काम करने योग्य 972 मिलियन लोग हैं। 972 मिलियन लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन 2023 के आंकड़ों के अनुसार केवल 586 मिलियन लोगों को जॉब मिल पाई है। उन 586 मिलियन लोगों में से केवल 14 मिलियन लोग सरकारी नौकरियों में हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकारी नौकरियों से मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली नौकरियां। तो 586 मिलियन नौकरियों में से केवल 14 मिलियन नौकरियां सरकारी हैं। इसका मतलब यह है कि कुल नौकरियों का केवल 2.3% सरकारी नौकरियां हैं, यानी 100 में से केवल 2 नौकरियां सरकारी हैं। अब इस तथ्य को थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको एक आयताकार चित्र दिखा रहा हूं, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस एक बड़ी आयत में 100 छोटे छोटे आयताकार खाने हैं। लाल रंग के खाने उन नौकरियों को दर्शाते हैं जिन नौकरियों में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष आरक्षण लागू नहीं होता। पीले और नीले रंग के 2 खाने उन नौकरियों को दर्शाते हैं जिन नौकरियों में प्रत्यक्ष आरक्षण का कानून लागू होता है। चित्र में दिख रहे पीले और नीले खानों में भी पीला खाना अनारक्षित नौकरी का और नीला खाना आरक्षित नौकरी को दर्शाता है। चित्र में हमारे पास अनारक्षित नौकरियों के लिए 99 खाने हैं, जिनमें से 98 लाल रंग के खाने हैं और एक पीले रंग का खाना है। इस तरह कुल 99 खाने हैं जो अनरिजर्व्ड नौकरियों को दर्शाते हैं। भारत में उपलब्ध कुल नौकरियों में से केवल एक नौकरी रिजर्व कैटेगरी की है, अन्य 99 नौकरियां अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इस तरह भारत में अगर कुल 100 नौकरियां हैं तो उनमें से केवल एक नौकरी पर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी का व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन 100 में से बाकी बची 99 नौकरियों पर अप्रत्यक्ष तौर पर किस किस तरह का रिजर्वेशन लागू होता है, यह तथ्य अभी एक राज है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। सवर्ण कहे जाने वाले लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि इस राज पर से पर्दा उठ जाए। यहां तक तो उन 2 सवालों के उत्तर दिए जा चुके हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं और दूसरा कुल नौकरियों में से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए कितनी आरक्षित हैं। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह था कि कुल नौकरियों में सरकारी नौकरियों की कुल हिस्सेदारी की जानकारी से अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण को समझने में क्या मदद मिलती है। हमने देखा कि भारत में उपलब्ध 100 नौकरियों में से केवल एक नौकरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लोगों के लिए आरक्षित है। कुल नौकरियों के अनुपात में यह अनुपात बेहद कम है। यह अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए। अब इस अनुपात को बढ़ाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि सरकारी नौकरियों की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी पब्लिक सेक्टर का विस्तार किया जाए। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सरकारी नौकरियों के बाहर की नौकरियों के संदर्भ में इंक्लूजन के सिद्धांत के पक्ष में नैतिक वातावरण बनाने के साथ साथ नियम भी बनाए जाएं। प्राइवेट सेक्टर में भले ही अफर्मेटिव एक्शन को अभी लागू न किया जा सकता हो, लेकिन यह नियम बनाने के लिए प्रयास होने चाहिए कि हर प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों की सोशल प्रोफाइलिंग को हर साल पब्लिक करें। ऐसा करने से 2 काम हो सकते हैं। एक तो यह आंकड़ा सामने आएगा कि जिस सेक्टर में प्रत्यक्ष आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उस सेक्टर में अप्रत्यक्ष आरक्षण किस सीमा तक लागू किया जा रहा है। और दूसरा यह है कि कामगारों की सोशल प्रोफाइलिंग को
पब्लिक करने से प्राइवेट सेक्टर पर भी नैतिक दबाव पड़ेगा कि वे इंक्लूजन के सिद्धांत को अपनाएं। चौथा सवाल यह पूछा गया है कि अफर्मेटिव एक्शन के कारण एफिशिएंसी और क्वालिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है या सकारात्मक। और पांचवा सवाल यह पूछा गया है कि क्या भारत में अफर्मेटिव एक्शन और एफिशिएंसी तथा क्वालिटी के बीच रिश्ते को समझने के लिए अध्ययन हुए हैं या नहीं। मेरी जानकारी में केवल एक अध्ययन ऐसा है जो यह बताता है कि अफर्मेटिव एक्शन के कारण एफिशिएंसी और क्वालिटी पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि इसके उलट उस अध्ययन में यह ऑब्जर्व किया गया कि अफर्मेटिव एक्शन के कारण एफिशिएंसी पर कुछ सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि जो कर्मचारी अफर्मेटिव एक्शन के कारण जॉब में आए हैं उन्होंने स्वयं को सिद्ध करने के लिए ज्यादा मेहनत की और उन्होंने ज्यादा समझदारी के साथ काम किया। अश्वनी देशपांडे और थॉमस ई वेइसकॉफ ने 2014 में इंडियन रेलवे की केस स्टडी की। उनकी स्टडी का रिसर्च क्वेश्चन यह था कि क्या अफर्मेटिव एक्शन के कारण इंडियन रेलवे की प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। इन दोनों शोधकर्ताओं ने शोध के बारे में बताते हुए लिखा कि आई कोट, हमारा उद्देश्य सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन के आलोचकों द्वारा अक्सर किए जाने वाले दावे पर अनुभवजन्य प्रकाश डालना है कि नौकरियों में हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से उत्पादक दक्षता में कमी आती है। हम भारतीय रेलवे में उत्पादकता का एक व्यवस्थित और अनुभवजन्य विश्लेषण करते हैं जो कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या रोजगार में अफर्मेटिव एक्शन के लाभार्थियों के उच्च अनुपात ने रेलवे प्रणाली की दक्षता कम कर दी है। हमें इस तरह के प्रभाव का कोई सबूत नहीं मिला। वास्तव में हमारे कुछ परिणाम बताते हैं कि सच इसके विपरीत है। अनकोट। अश्वनी देशपांडे और उनके साथी स्कॉलर की उस स्टडी से यह पता चला कि अफर्मेटिव एक्शन और इंडियन रेलवे की प्रोडक्टिविटी के बीच कोई नकारात्मक सहसंबंध नहीं है, यानी कोई नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अफर्मेटिव एक्शन के कारण नौकरी पाए अधिकारी ज्यादा प्रोडक्टिव थे, क्योंकि नौकरी पाने के बाद उन्हें स्वयं को भी साबित करना था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की कि भारत में उपलब्ध कुल नौकरियों में से सरकारी नौकरियों का अनुपात कितना है और उन सरकारी नौकरियों में से भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियों का अनुपात कितना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट पर उपलब्ध विश्लेषणों के हवाले से हमने समझा कि भारत में प्रत्येक 100 नौकरियों में से केवल एक नौकरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित है। इस आंकड़े को सामने रखकर आप आरक्षण के असर और उसके इर्द गिर्द होने वाली राजनीति को समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।